हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकित मिश्रा और आज मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फंगी के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग ध्यान दें तो फंगी को जो है वो एक अलग किंगडम के थ्रू देखा जाता है, क्योंकि फंगी जो है वो ना तो एनिमल के कैरेक्टर को बियर करता है ना तो प्लांट के कैरेक्टर को बियर करता है। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग जो भी कैरेक्टर के क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, ना तो फंगी प्लांट्स में उन कैरेक्टर्स को फॉलो करता है, ना तो फंगी जो है वो आपके एनिमल में इन कैरेक्टर को जो है वो फॉलो करता है। इसीलिए फंगी जो है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग बन जाता है। फंगी ना तो प्लांट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है ना तो आपको एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। अब क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन फंगी जो है उन सभी क्राइटेरिया में सबसे अलग आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग फंगी के सेल वॉल की बात करते हैं तो फंगी की जो सेल वॉल होती है वो जनरली काइटिन की बनी होती है। वहीं पे अगर हम फंगी की बात करें तो फंगी एक हेटेरोट्रॉफिक स्ट्रक्चर शो करता है। कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है। तो फंगी एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करता है, जिसके कारण फंगी जो है वो प्लांट ग्रुप से बिल्कुल अलग हो जाता है। और सेल वॉल होने के कारण ये एनिमल ग्रुप के अंदर भी नहीं रखा जा सकता। और यहाँ पे जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और जनरली प्लांट्स के अंदर हम जो सेल वॉल देखते हैं वो सेलुलोज की बनी होती है, जिससे कि ना तो फंगी को हम लोग प्लांट्स में रख सकते हैं और ना तो एनिमल में रख सकते हैं। वहीं पे फंगी चूंकि हेटेरोट्रॉफिक होती है तो उसे प्लांट्स में रखना तो नामुमकिन सा हो जाता है। बट फंगी के पास कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिसके कारण फंगी को हमने एक अलग ग्रुप या अलग किंगडम में जगह दी हुई है। यहाँ पे इसी फंगी के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करने वाले हैं और स्लाइड बाय स्लाइड मैं आपको सारी बातें एनसीईआरटी की लाइन से ही क्लियर करता चलूंगा विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायग्राम। इसका मतलब बहुत ही सिंपल, मैं आपके लिए डायग्राम कुछ ऐसे लेकर के आया हूं जिन डायग्राम को देख करके आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि फंगी को पढ़ना आखिर कितना आसान पड़ता है। सबसे पहले अगर मैं फंगी की बात करता हूं तो अगर आप एक फंगी की बॉडी को देखेंगे तो फंगी की बॉडी में यहाँ पे आपको एक फ्रूटिंग बॉडी दिखाई दे रही है। फंगी की इस पूरी स्ट्रक्चर को, जो कि आपको मशरूम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस मशरूम को साइंटिफिक नेम में हम लोग अगेरिकस का भी नाम देते हैं, लेकिन मशरूम की ये जो बॉडी आपको पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइज दिखती है, इस बॉडी के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं और इस एक सिंगल थ्रेड को हम लोग हाइफी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हाइफी का नाम देते हैं। वहीं पे अगर हम लोग इस ग्रुप ऑफ हाइफी की बात करेंगे तो इस ग्रुप ऑफ हाइफी को जो है हम लोग माइसीलियम नाम देते हैं। कैसा नाम देते हैं? माइसीलियम नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप दो तरह से फंगी को देख पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप फंगी के स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरी की पूरी आपको जो एगेरिकस या कुकरमुत्ता भी आप इसको बोलते हैं, जो इस तरह से दिखाई दे रही है, दरअसल ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं होता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर आप जब इसको जूम करेंगे, आप जब इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो पूरी की पूरी एक बॉडी जो है वो हाइफी के नेटवर्क से बनी है और इसी नेटवर्क ऑफ हाइफी को हम लोग माइसीलियम का नाम देते हैं। क्या देते हैं? माइसीलियम का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी पूरी बॉडी तमाम तरह के टिश्यू और ऑर्गन से मिलकर बनी है, उसी तरह यहाँ पे फंगी की बॉडी जो है वो नेटवर्क ऑफ हाइफी या फिर माइसीलियम से मिलकर के बनी हुई है। दरअसल इनकी जो हाइफी होती है अगर हम उसको देखें तो ये एक हाइफी का डायग्राम है। ये इनके एक हाइफी या फिर हाइफा का डायग्राम है, जिसको आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आपको इस तरीके से पूरा एक थ्रेड दिखाई दे रहा है। जूम करके हमने इसको दिखाया है। इसमें अगर आपको डिवीजन देखने को मिलता है, एग्जांपल के तौर पे एक सेकंड में क्लियर कर देना चाहूंगा ताकि आप सभी को सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगर आप देखिए तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको जो है यहाँ पे बीच बीच में एक बॉर्डर दिखाई देगा। अगर किसी भी माइसीलियम या हाइफी में इस तरीके का बॉर्डर दिखाई देता है,
इस तरीके में हर एक सेल अलग अलग डिवाइड होती है, मतलब ये एक सेल, ये दो सेल अलग अलग डिवाइड होती है बीच में से। तो इस तरीके के माइसीलियम या हाइफी को हम लोग सेप्टेट हाइफी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। अगर हमारे माइसीलियम या फिर हाइफी में जो अभी हमने देखा, अगर उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में हम इसे सेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ अगर हम आते हैं तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो सेल है उसमें कोई भी बॉर्डर जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आपस में ही, ढेर सारे न्यूक्लियस बिना किसी बॉर्डर के डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब इस तरीके से आपको हाइफी दिखाई दे कि उनके बीच में कोई भी बॉर्डर मौजूद ना हो, इनके बीच में कोई भी बॉर्डर मौजूद ना हो, तो इस तरीके के हाइफी को जो है हम लोग जो है जनरली सिनोसाइटिक हाइफी या एसेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सिनोसाइटिक हाइफी या फिर एसेप्टेट हाइफी के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे पहले हाइफी के स्ट्रक्चर के बारे में आपको इतनी बातें तो सबसे पहले ध्यान में रख लेनी है। फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहां पे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब आप यहां पे स्ट्रक्चर को देखा, आपने चेक किया, तो आपने पाया कि जो आपका फंगी है वो माइसीलियम से बना हुआ है, वो हाइफी से बना हुआ है। नेटवर्क ऑफ हाइफी मिल करके इसकी पूरी बॉडी को, इसकी पूरी फ्रूटिंग बॉडी को बनाया हुआ है और इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग आगे की कुछ बातें कर लेते हैं ताकि और चीजें आपके लिए थोड़ा सा इजी और अच्छी हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंगी जो है वो एक हेट्रोट्रॉफिक होती है। हेट्रोट्रॉफिक होने के साथ में आपको पता है कि या तो ये सेप्रोफाइट हो सकती है या तो ये पैरासाइट हो सकती है। फंगी दोनों होती है, फंगी दोनों हो सकती है, सेप्रोफाइट भी हो सकती है और पैरासाइट भी हो सकती है। कुछ फंगी जैसे कि एल्ब्यूगो, ये ऐसे फंगी होते हैं जो टोटल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगते हैं। किस पे लगते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगते हैं। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे लगते हैं ऐसे फंगी को हम लोग दरअसल पैरासिटिक फंगी के नाम से जानते हैं। ज्यादातर फंगी आपको प्लांट में डिजीज कॉज करते हुए दिखेंगे। कुछ डिजीज ह्यूमन में भी है, जैसे दाद वगैरह का हो जाना, ये ह्यूमन में भी डिजीज कॉज करते हैं। तो फंगी जो होते हैं वो जनरली आपको मस्टर्ड प्लांट पे देखने को मिलते हैं। वहां पे ये एक डिजीज कॉज करते हैं। उस डिजीज का नाम है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्या नाम है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नाम है। अगर मैं फंगी की बात करूं तो ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। मल्टी सेलुलर की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल ही रहा है ये स्ट्रक्चर, ये मल्टी सेलुलर होता है। बट ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक यूनिसेलुलर फंगी होता है जिसको कि हम लोग आजकल ब्रेड, बियर वगैरह बनाने में इस्तेमाल में लगातार ले रहे हैं। साथ में फंगी जो है वो वीट नामक प्लांट्स में भी, मतलब वीट जैसे कि आप लोग गेहूं कहते हैं, उनमें भी ये डिजीज कॉज करते हैं। और उनमें जो डिजीज कॉज करती है फंगी की, उस फंगी का नाम है पक्सीनिया। क्या नाम है? पक्सीनिया। ये सब एनसीईआरटी की लाइन है। बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। यूजफुल जैसे कि मतलब कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो सबसे पहला एंटीबायोटिक्स खोजा गया था वो भी आपके पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक्स भी जिस फंगी से खोजा गया था उस फंगी का नाम था पेनिसिलियम। क्या नाम था? पेनिसिलियम नाम था। और उससे जो एंटीबायोटिक खोजा गया उस एंटीबायोटिक्स का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? पेनिसिलिन। इसी तरीके से फंगी जो है वो आपके लाइकेन्स के साथ में सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं। मतलब जो आपके फंगी होते हैं वो लाइकेन्स के स्ट्रक्चर्स बॉडी को बनाने और मिनरल्स न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में भी, किसी भी डेड चीज से मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में भी प्लांट की मदद करते हैं, मतलब लाइकेन्स की मदद करते हैं। तो इस तरीके से फंगी लाइकेन्स के साथ में एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं जिससे प्लांट को भी फायदा होता है, जैसे कि एल्गी, और उसके बाद आपके फंगी को तो फायदा होता ही है। फंगी हर जगह मौजूद होते हैं, फिर चाहे वो कोई सॉइल हो, चाहे एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट, ये आपको हर जगह देखने को मिलते हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जैसा कि आप सबको मैंने नेक्स्ट स्लाइड ऑलरेडी इसको बता दिया है, अगली स्लाइड में हम देखते हैं।
ओके तो बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो इंटरमीडिएट में नीट के एग्जाम में आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो है रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फंगी जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर माना जाता है जो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब कि ये दुनिया के हर हिस्से में मौजूद होते हैं। और जब तुम्हें कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म देखने को मिले तो ये जान लेना कि वो हर तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है। जी हाँ, फंगी भी जो है बिल्कुल हर तरीके के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को करने के लिए कैपेबल होती है। अभी बगल में पीछे जो आपको देखने को फंगी मिल रही है, इस फंगी का नाम है अगैरिकस, क्या नाम, सॉरी एस्परजिलस, क्या नाम है, एस्परजिलस। और यहाँ पे जो आपको सर्कुलर से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे जो आपको सर्कुलर से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, उन सर्कुलर स्ट्रक्चर को दरअसल हम लोग जो नाम देते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा, हाँ, यहाँ पे आपको जो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ये सर्कुलर स्ट्रक्चर कुछ और नहीं, कोनिडिया होते हैं। क्या होते हैं? कोनिडिया। तो कई फंगी के अंदर जो स्पोर्स पाए जाते हैं, उन स्पोर्स का नाम है कोनिडियो स्पोर। क्या नाम है? कोनिडियो स्पोर नाम होता है। तो ये कोनिडियो स्पोर जो होते हैं वो एक एसेक्सुअल स्पोर होते हैं और इनका काम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये इस्तेमाल करते हैं कोनिडिया नाम के स्पोर का और साथ में जू स्पोर का। जू स्पोर और कोनिडियो स्पोर जो होते हैं वो मौजूद होते हैं आपके एक स्पोरेंजिया में, और ऐसे स्पोर जो आपके स्पोरेंजिया में मौजूद होते हैं उन स्पोर को हम लोग स्पोरेंजियो स्पोर के नाम से जानते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 बेसिक स्पोर से यहाँ पे आपने देखा, नंबर 1 कोनिडिया, स्पोरेंजियो स्पोर या फिर जू स्पोर। किसी फेज में ये तीनों प्रेजेंट होते हैं और किसी फेज में केवल कोनिडिया के द्वारा ही देखने को मिलता है। चूंकि एस्परजिलस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो इजिली विजिबल होता है, यहाँ पे आप देख पाए तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं जिसके ऊपर ये गोल गोल से कोनिडिया लगे हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं कोनिडियोफोर। क्या बोलते हैं बेटा? कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। वहीं पे यहाँ पे जो आपको बॉल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है गोल गोल सा, इसी को हम लोग कोनिडिया कहते हैं। किसी भी प्लांट के या हाइफी में, जैसे किसी भी फंगी की जो हाइफी होगी, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए कि किसी भी फंगी की कोई भी हाइफी हुई, एक सेकंड रुक जाइए मैं आपको बता देता हूं कैसे। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए सादी स्लाइड है तो मैं इस पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि यहाँ पे किसी फंगी की हाइफी है इस तरीके से, और जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाया कोनिडिया, तो सबसे पहले ये कोनिडियोफोर बनाएगा। क्या बनाएगा? कोनिडियोफोर बनाएगा। और फिर इनके ऊपर क्या बन जाएगा? कोनिडिया बन जाएगा। और फेवरेबल कंडीशन आने पे ये कोनिडिया यहां से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होकर के एक नया फंगी बना लेगा। तो इस तरीके से जो आपका कोनिडिया होता है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के काम में आता है। बाकी इसके अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ऊ स्पोर के द्वारा, एस्को स्पोर के द्वारा और बेसिडियो स्पोर के द्वारा। तो आएगा कहानी में मजा अब, क्योंकि फंगी को डिवाइड किया गया है 3 बेसिक कैटेगरी में, या फिर आप उसको 4 भी ले सकते हो। पहला फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज और चौथा है ड्यूटीरोमाइसिटीज। पहला जो हमारा ऊ स्पोर होता है ये हमको देखने को मिलता है फाइकोमाइसिटीज के अंदर। वहीं पे अगर हम दूसरे की बात करें, एस्को स्पोर की बात करें, तो ये हमें देखने को मिलता है एस्कोमाइसिटीज फंगी नाम के मेंबर में। और अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की तो वो हमको बेसिडियो स्पोर की, तो वो हमको बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में देखने को मिलता है। मतलब कि हमने जो फंगी को डिवाइड किया है वो उनके सेक्सुअल स्पोर के बेसिस पे ही डिवाइड किया हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको फंगी में अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं, स्पेशली 3 के अंदर, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। बट ड्यूटीरोमाइसिटीज के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा आपके एल्गी की, फंगी की एक लाइफ साइकिल, नॉर्मल लाइफ साइकिल। कोई भी फंगी दोनों रिप्रोडक्शन कर सकता है, एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी।
एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट का माइसीलियम होगा, उसमें स्पोर्स निकलेंगे। स्पोर किसी भी तरीके के हो सकते हैं, कोनिडिया हो सकता है, जू स्पोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो स्पोर निकलेंगे और वो स्पोर दोबारा जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम बना लेंगे, बस जैसा कि मैंने अभी आपको कोनिडिया में बताया। सिंपल, इसमें कुछ नहीं होना। माइसीलियम था, उससे स्पोर बने और उनमें जर्मिनेशन हुआ, नए माइसीलियम बन गए। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट सेक्सुअल में हमको जो है कई फेज देखने को मिलती हैं, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको जैसा कि पता है कि हम मेल और फीमेल दोनों गैमेट की बात करते हैं, और जब हम मेल और फीमेल दोनों गैमेट की बात करते हैं तो दोनों गैमेट का फ्यूज होना जरूरी होता है। जब दो डिफरेंट मेल या फीमेल या प्लस या माइनस चार्ज आपस में पास आते हैं और उनके सेल का साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है या साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, तो उसे हम लोग प्लाज्मोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। और जब दोनों डिफरेंट गैमेट्स के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं तो उसे हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। तो जब कोई भी दो सेल आपस में पास आएगी, मेल फीमेल, और आपस में एक हो जाएगी, तो जब उसका प्रोटोप्लाज्म एक होगा तो प्लाज्मोगैमी, और जब न्यूक्लियस एक हो जाएगा तो कैरियोगैमी कहेंगे। और ये स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल में देखने को मिलती है। ये शुरू से जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि माइसीलियम इसमें दो तरह के बनेंगे, एक मेल बनेगा और एक फीमेल बनेगा। क्या बनेगा? एक मेल बनेगा और एक फीमेल बनेगा। दोनों मेल और फीमेल जो हैं, पहले उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज कर जाएगा। प्रोटोप्लाज्म क्या कर जाएगा? फ्यूज कर जाएगा। और जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा तो दोनों न्यूक्लियस पास आ जाएंगे। देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग, मैं डायग्राम साथ बताता हूं आपको। दो माइसीलियम थे, मान लो, एक आपका एक चार्ज था और एक आपका एक चार्ज था। दोनों जब पास आए तो इनका साइटोप्लाज्म एक हो गया। साइटोप्लाज्म एक होगा तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा, और दोनों के साइटोप्लाज्म आ गए अंदर, और दोनों के न्यूक्लियस बिल्कुल पास आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक, और इस कंडीशन को हम लोग हेटेरोकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और थोड़े टाइम बाद ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगे, और फ्यूज करने के बाद एक जाइगोट बनाएंगे, जिसको किसी चीज में जाइगोट नाम दिया गया है, किसी चीज में ऊ-स्पोर नाम दिया गया है, किसी में जाइगोस्पोर नाम दिया। अलग अलग फंगी के ग्रुप में इसको अलग अलग नाम दिया है, लेकिन ये 2n बन जाता है। क्या बन जाता है? 2n। और ये क्या होता है? n और n फ्यूज करके क्या बन गए? 2n बन गए। ये कौन सी स्टेज होती है? n+n होती है। इसको हम लोग डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। और जब ये जाइगोट बन गया आपका, तो इसके अंदर मियोसिस डिवीजन हुआ, और जो स्पोर दोबारा बना वो क्या बना? n और n बना। इसमें कोई एक n गया मेल माइसीलियम बना लिया, और कोई n गया वो फीमेल माइसीलियम बना लिया। फिर ये फ्यूज करेंगे, फिर साइकिल आगे बढ़ेगी। तो ये फंगी की एक कॉमन लाइफ साइकिल है जो मैंने आपके सामने बताई। अब ग्रुप वाइज लाइफ साइकिल की हम लोग बात करेंगे। आइए आगे बढ़ते चलते हैं, बात करते चलते हैं। यहाँ पे तो यहां पे आपके लिए सबसे पहला ग्रुप जो मैं लेकर के आया हूं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं फंगी के अदर चीजों के बारे में। In some fungi, the fusion of two haploid cells immediately result diploid cell। अभी मैंने आपको बताया, जिसको जनरली 2n के नाम से हम लोग जानते हैं। However, in other fungi जैसे कि Ascomycetes and Basidiomycetes and intervening dikaryotic stage, जैसा कि अभी मैंने आपको फंगी की लाइफ साइकिल में बताया कि इसमें जब प्लस और माइनस या मेल और फीमेल के न्यूक्लियस पास आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम लोग डाइकैरियन कहते हैं। मतलब मेल और फीमेल के न्यूक्लियस एक सेल के अंदर तो आ जाएं, लेकिन फ्यूज ना करें। जैसा कि मैंने भी पीछे बताया, वो पास तो आ जाएं, लेकिन फ्यूज ना करें। ऐसी कंडीशन को हम लोग डाइकैरियोफेज कहते हैं। बाद में ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये फ्यूज कर जाते हैं और ये डिप्लॉयड बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? डिप्लॉयड बन जाते हैं। यही फंगी के जो आपके माइसीलियम होते हैं, जब यही ढेर सारे माइसीलियम मिलते हैं तो ये एक फंगी की पूरी फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है।
और इस फ्रूटिंग बॉडी में जो छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, ऑल दीज स्पोर्स आर हैप्लॉइड, क्योंकि वहां पे मियोसिस डिवीजन होता है। और जब मियोसिस डिवीजन होता है तो वहां पे आपको हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और यहाँ पे मियोसिस डिवीजन को हमने रिडक्शन डिवीजन का भी नाम दिया है, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन ही मियोसिस डिवीजन होता है। तो सबसे पहले ग्रुप की बात करते हैं फंगी के, और जिसका नाम है फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज की अगर मैं आपसे बात करूं तो फाइकोमाइसिटीज एक बहुत सिंपल और बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिलता है इसका एल्ब्यूगो का। किसका देखने को मिलता है? एल्ब्यूगो। लेकिन मैं सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ी सी बातें बताता चलूं कि यहां पे आप दो तरह के लाइफ साइकिल देख रहे हैं। नंबर 1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को छोटा बताया हुआ है, बट आपको उससे मतलब नहीं, मैं आपको आगे लाइफ साइकिल अलग से बताऊंगा। बट यहां पे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ नजर डाल लेते हैं। यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल था। एक माइसीलियम होती है, वो जर्मिनेट करती है, वो क्लेमाइडोस्पोर बनाती है। क्लेमाइडोस्पोर में बहुत सारे स्पोर, जू स्पोर्स होते हैं, फिर वो जू स्पोर निकलते हैं और एक नया माइसीलियम बना लेते हैं या नया हाइफी बना लेते हैं। ठीक है, एक हाइफी था, उसके अंदर क्लेमाइडोस्पोर बने, उस क्लेमाइडोस्पोर के अंदर ढेर सारे स्पोर थे, वो ढेर सारे स्पोर बाहर निकले और उनसे बना जू स्पोर, और जू स्पोर फिर आगे लाइफ साइकिल चलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जू स्पोर भी मौजूद होता है, जैसे कोनिडिया किसी में होता है तो किसी में जू स्पोर होता है। लेकिन कमाल की बात इनके लाइफ साइकिल में जो आती है वो आती है आपके सेक्सुअल वाले में। सेक्सुअल वाले में क्या होता है, जो मेल हाइफा होता है, ये वाला जो आप हाइफा देख रहे हैं ये मेल है। फिर से मैं दिखा दे रहा हूं आपको, यहाँ पे एक मेल हाइफा बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है। देखिए बिल्कुल इस तरीके से आ जाता है, और ये मेल हाइफा अपने मेल वाले न्यूक्लियस को ट्रांसफर कर देता है फीमेल के अंदर, और फिर फीमेल इसको फ्यूज करके और फिर रिप्रोडक्शन करके एक नया माइसीलियम बना लेते हैं, एक नया हाइफी बना लेते हैं। तो इस तरीके से एक सिंपल लाइफ साइकिल देखने को मिलती है आपको फाइकोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज में कुछ भी नहीं था, इसका लाइफ साइकिल बिल्कुल कॉमन होता है जो मैंने शुरुआत में एल्गी की फंगी की लाइफ साइकिल आपको बताई थी। बिल्कुल उसी तरीके से आपको लाइफ साइकिल को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस। ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट, जैसा कि मैंने कहा एल्ब्यूगो एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, और ये मस्टर्ड में, ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब जो लिविंग ओनली और ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डेवलप करता है उसको हम लोग ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये मस्टर्ड पे लगते हैं। द माइसीलियम इज एसेप्टेट, इनकी माइसीलियम में आपको कोई भी सेप्टा दिखाई नहीं देती है, ये एसेप्टेट होते हैं और सिनोसाइटिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको जू स्पोर देखने को मिल रहा है ए। और अगर मान लो कभी कभार कंडीशन अनफेवरेबल हुई तो इनके फ्लैजिला नहीं होते हैं और ये एप्लानो स्पोर भी बन सकते हैं। तो अगर जू स्पोर में फ्लैजिला नहीं है तो वो एप्लानो स्पोर भी आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पे अ जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अब इसको थोड़ा समझिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे मेल छोटा है और फीमेल बड़ी है, तो ये ऊगैमस है। क्या है? ऊगैमस है बेटा। बट जब मेल और फीमेल दोनों सेम साइज के होंगे तो आइसोगैमस। तो क्या होगा? आइसोगैमस। या तो इसके अंदर तीनों तरह के देखने को मिलते हैं, आइसोगैमस भी मिलते हैं, अगर अलग हैं तो अनआइसोगैमस कहते हैं, और या फिर ऊगैमस कहते हैं। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर ले सकते हो, राइजोपस ले सकते हो, और एल्ब्यूगो को भी आप फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में रख सकते हो। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटीज। अगले ग्रुप की तरफ अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। अब ये ग्रुप बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल शो करता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसमें मौजूद एसआई या इसमें मौजूद एस्कोकार्प। इसमें मौजूद एस्कोकार्प। एस्कोकार्प की मैं इसलिए बात करूंगा क्योंकि इसी के कारण तो हमने इनको रखा है एस्कोमाइसिटीज में।
इसी स्ट्रक्चर के कारण हमने इनको रखा है एस्कोमाइसिटीज नाम के मेंबर में। तो आइए लाइफ साइकिल के ऊपर एक निगाह डाल लेते हैं। अगर इनकी लाइफ साइकिल को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास में कुछ और भी अच्छे डायग्राम में भी होंगे, तो हम उसकी तरफ भी आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर हो तो मिल जाए तो बढ़िया ही है। ओके, तो यहां पे देखिए, इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखिए। यहां पे आपको एक एस्कोमाइसिटीज का मेंबर देखने को मिल रहा है, इसको पेजाइजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेजाइजा। ये एक फंगी है, ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है आपको। अब आपको लगेगा कि ये क्या है, दरअसल पेजाइजा को हम लोग कप फंगाई के नाम से भी, कप फंगी के नाम से भी जानते हैं, कप फंगी के भी नाम से जानते हैं। ओके, तो दरअसल ये कप लाइक दिखाई देते हैं, कप शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, और इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग एस्कोकार्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं हम लोग इसी स्ट्रक्चर को। तो यही वो स्ट्रक्चर है जो एस्कोकार्प होता है। इसमें आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें छोटे छोटे एस्कस भरे होते हैं, इसमें छोटे छोटे एस्कोस्पोर्स मौजूद होते हैं इसी चीज के अंदर। ठीक है, तो क्या होता है कि इसी के अंदर आपके जो ये एस्कोस्पोर होते हैं वही सबसे पहले देखिए, दो तरह की माइसीलिया इनके अंदर होती है, दो तरह की माइसीलिया इनके अंदर होगी, एक होगी मेल और एक होगी फीमेल, एक होगी मेल और एक होगी फीमेल। ठीक है, यहां पे देखिए, एक मेल मान लो और एक फीमेल मान लो। ठीक, मेल को हम लोगों ने एंथ्रीडियम नाम दिया। क्या नाम दिया? एंथ्रीडियम। फीमेल को क्या नाम दिया? एस्कोगोनियम नाम दिया। क्या नाम दिया? एस्कोगोनियम नाम दिया। तो एक एंथ्रीडियम था और एक एस्कोगोनियम था, दोनों आए और आपस में फ्यूज कर गए। दोनों आपस में क्या कर गए हैं? फ्यूज कर गए। देखिए, फ्यूज करने के बाद इन्होंने सबसे पहले प्लाज्मोगैमी की। क्या की? प्लाज्मोगैमी की, और इन्होंने एस्कस बनाया। क्या बनाया? एस्कस। ढेर सारे यहां पे देखेंगे आप, कई जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। और इन्होंने एस्कस बनाया, अभी भी ये फ्यूज नहीं किए हैं, तो इस स्टेज को डाई कैरियोटिक स्टेज बोलेंगे। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा इसी के अंदर हो रहा है, ये पूरा चीज जो हो रहा है लाइफ साइकिल, ये इसी के अंदर चल रही है अभी, और ये दोनों आपस में फ्यूज करके कैरियोगैमी हो गई। ये पूरा एस्कोकार्प था, ये पूरा एस्कोकार्प है। क्या है? एस्कोकार्प है। और ये पूरे एस्कोकार्प के अंदर फ्यूजन हो गया दोनों का और बन गया जाइगोट। ये क्या बन गया? पूरा मिलके एक जाइगोट बन गए। और फिर इन्हीं के अंदर इस जाइगोट में मियोसिस हो गया। क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, तो 4 न्यूक्लियस बन गए। और 4 न्यूक्लियस फिर यही डिवाइड करके, माइटोसिस डिवीजन करके एस्कोस्पोर्स बन गए ढेर सारे। फिर यही एस्कोस्पोर्स फट करके, डिस्पर्स होकर के एक नए माइसीलिया बना लिए। क्या बना लिए? माइसीलिया बना लिए। तो इन्हीं एस्कोस्पोर से माइसीलिया बने, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे और सेक्सुअल भी करेंगे। इन्हीं एस्कोस्पोर में कुछ एस्कोस्पोर मेल बनेंगे और कुछ आपके फीमेल बनेंगे। ठीक, समझ में आ गई मेरी बात? फिर से सुन लीजिए मैंने क्या बोला आपसे, ध्यान से देखिएगा। देखिए, वेट, देखिए, आराम से देखिए। मैंने कहा 2 माइसीलियम थे हमारे पास, एक मेल वाला था और एक फीमेल वाला था, राइट? मेल वाला फीमेल वाला दोनों पास पास आया, दोनों देखिए पास पास आए, इनका प्लाज्मा इसमें दोनों में मिक्स हो गया। मेल वाले का आया फीमेल में, दोनों फ्यूज कर गए हैं, बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं किए हैं, तो इस फेज को डाइकैरियोटिक फेज बोलेंगे। फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेगा, कैरियोगैमी होगी। क्या होगी? कैरियोगैमी हुई। फिर ये जाइगोट बन गया। क्या बन गया? जाइगोट बन गया। फिर इस जाइगोट में क्या हुआ? मियोसिस हुआ, और मियोसिस के बाद फिर इसमें माइटोसिस हुआ। मियोसिस हुआ तो 4 बन गए, पहले एक जाइगोट था, इनके दोनों के फ्यूजन से बना था, फिर 4 आपके बन गए स्पोर मियोसिस के बाद। फिर उसके बाद टोटल जब स्पोर एस्कोस्पोर बन गए ढेर सारे, तो एस्कोस्पोर आपके डिस्पर्स हो गए, और जब डिस्पर्स हुए तो 6 से नया माइसीलियम बन गया। एक तो हो गया इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर? एस्कोमाइस्टिस। क्यों एस्कोमाइस्टिस बोला? क्योंकि एस्कोस्पोर के थ्रू हो रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो माइसीलियम में ही डेवलप करके कोनिडियोफोर बना, और कोनिडियोफोर के ऊपर छोटे छोटे कोनिडिया बन गए। और इस तरह से हमने देखा कि इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई कोनिडिया होता है, बाई कोनिडिया होता है। आइए बैक टू द
स्लाइड अगेन, इसके पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं और थोड़ा और डायग्राम समझते हैं। देखिए सबसे पहले दो तरह के माइसीलियम थे, इज दैट क्लियर? ओके सर, क्लियर है मेरी बात? ओके, दो तरह के माइसीलियम थे, दोनों में प्लाज्मोगैमी हुआ, दोनों डिप्लॉयड डाइकैरियोटिक फेज में आ गए, लुक एट दिस। फिर दोनों में कैरियोगैमी हुआ, दोनों के डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन गए, जाइगोट बना हुआ था, मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई बने, फिर 8 बने एस्कोस्पोर, और फिर एस्कोस्पोर डिस्पर्स होकर के नए माइसीलिया बना लिए। बाकी कोनिडियोफोर या कोनिडिया के थ्रू इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, दैट्स इट। ये हो गए आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर। आइए थोड़ा सा रीड मार लेते हैं। ओके, इनके एसआई को या इनके एस्कोस्पोर को, एस्कोकार्प को हम लोग सैक फंगी के नाम से जानते हैं, जैसे कि पिगाइजा मैंने एक एग्जांपल के तौर पर लिया। ये मल्टीसेलुलर होते हैं। पेनिसिलियम आर रियरली यूनिसेलुलर, पेनिसिलियम जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। ईस्ट, इसका एग्जांपल में हम लोग जनरली ईस्ट को भी रख लेते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, मतलब हर तरीके से आपको ये देखने को मिलता है। डेड, डिके, लिविंग, डेड सब पे लगते हैं। माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेट, इनकी माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होती है, मतलब बीच से डिवाइड करी रहती है, याद रखिएगा। एसेक्सुअल जो होता है उसमें कोनिडियो के द्वारा होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसमें कोनिडियोफोर बनते हैं। कोनिडियोफोर मतलब वो डंडा जिसके ऊपर कोनिडिया बैठा हुआ हो। सेक्सुअल स्पोर आर कॉल्ड एस्कोस्पोर व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इंडोजीनियसली इन सैक लाइक एसाई। ये आपके उसी के अंदर ही होते हैं, मतलब इंडोजीनियसली का मतलब जो आपके एस्कोस्पोर बनते हैं वो उनकी फ्रूटिंग बॉडी में ही बनते हैं, वो एस्कोकार्प में ही बनते हैं, इंडोजीनियसली बनते हैं, वो बाहर नहीं बनते, अंदर ही बनते हैं। These SEI are arranged in different type of fruiting bodies called एस्कोकार्प। इस पूरी फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प कहते हैं। सम एग्जांपल आर एस्परजिलस, जैसा कि आपने अभी देखा था पीछे, एस्परजिलस जिसमें कोनिडिया के थ्रू होता है। क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स बहुत सारी मेडिसिन बनाने में काम में भी आ जाता है, डिजीज भी कॉज करता है, अर्गट ऑफ राई डिजीज से होती है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोटेक के अंदर, सबसे ज्यादा हम इसको यूज में ला रहे हैं आजकल। एंड मेनी मेंबर लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स, अब आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो कि आपको ऐसे ट्रफल जैसा दिखाई देंगे, गोल गोल बॉल लाइक फंगी होते हैं, तो वो भी हैं, वो खाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे एगेरिकस होता है ना, खाने के लिए यूज किया जाता है, कुछ फंगी उसी तरह इनको भी यूज में लिया जाता है। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, अपने सबसे लास्ट फंगी के ग्रुप की तरफ। तो यहाँ पे सबसे आखिरी फंगी है आपका, और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट फंगी है, जिसका नाम है बेसिडियोमाइसिटीज। इस ग्रुप के जो फंगी होते हैं बेसिडियोमाइसिटीज, वो दिखने में काफी बड़े होते हैं, और मशरूम भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। मशरूम भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके मशरूम का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बट जो आपको ये मशरूम देखने को मिलता है ना, इसके अंदर मैंने कहा ये माइसीलियम से बना है। किससे बना है? माइसीलियम। और जब लोगों ने इसको जूम करके देखा तो इसके अंदर एक स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिसमें जो कि टूयन था। कैसा था? डिप्लॉयड था, टूयन था जो कि स्ट्रक्चर, और इसके अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियस था जो कि टूयन था। बाद में उसमें मियोसिस हुआ और वो हैप्लॉयड बन गए। इस स्ट्रक्चर को हमने बेसिडियम नाम दिया, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस थे उन्होंने आगे जाकर के बना लिया बेसिडियोस्पोर। और फिर यही बेसिडियोस्पोर इससे अलग होकर के आए और उन्होंने बना लिया एक अलग अलग हाइफी, और अलग अलग प्लस माइनस हाइफी, स्टेन 1 और स्टेन 2 हाइफी फिर आपस में फ्यूज कर गए, फ्यूज करके डाइकैरियोटिक बन गए, और डाइकैरियोटिक के बाद कैरियोगैमी हो गया, और फिर क्या हो गया? उनके अंदर आपको देखने को मिला मियोसिस। तो फंगी के लाइफ साइकिल से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? क्या कॉमन था? ये कॉमन था कि दो हाइफी पास पास आएंगे, प्लाज्मोगैमी होगी, डाइकैरियोटिक स्टेज में आएंगे, और फिर डाइकैरियोटिक स्टेज के बाद उनमें कैरियोगैमी होगी, और कैरियोगैमी के बाद क्या हो जाएगा? मियोसिस होना तय है। मियोसिस होना तय है। डाइकैरियोटिक के बाद डिप्लॉयड और फिर मियोसिस, और मियोसिस के बाद बन जाएंगे बेसिडियोस्पोर। अगर बेसिडियोमाइसिटीज है तो बेसिडियोस्पोर, एस्कोमाइसिटीज है एस्कोस्पोर। लेकिन जब भी बनेगा बेसिडियोस्पोर और एस्कोस्पोर, याद रखिएगा वो हमेशा हैप्लॉयड ही होगा, वो हमेशा हैप्लॉयड ही होगा। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो दैट इज अ बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। आगे एक और लाइफ साइकिल आपको देखने को मिल जाएगी इसी से रिलेटेड। देखिए कितना सिंपल, कितना अच्छा डायग्राम।
इनकी जो ऊपर की फ्रूटिंग बॉडी उसको बेसिडिया कहते हैं, बाकी नीचे वाली फ्रूटिंग बॉडी को वेलम कहते हैं। ये बेसिडियो कार्प होता है, शुरुआत में डाइकैरियोटिक स्टेज में होता है, ठीक है। उसके पहले ऊपर से देख लेते हैं, नंबर 1 नंबर 2 से देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 2 माइसीलियम थे, प्लस एंड माइनस, मेल और फीमेल दोनों आपस में पास आए, प्लाज्मोगैमी हुआ, प्लस एंड माइनस दोनों में प्लाज्मोगैमी हुआ, वो डाइकैरियोटिक स्टेज में पहुंच गए, फिर डाइकैरियोटिक स्टेज से दोनों एक हो गए, 2n बन गए। क्या बन गए? कैरियोगैमी हुई, 2n बन गए और डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बन गए। डिप्लॉइड बनने के बाद मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद ढेर सारे हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर बन गए, फिर बेसिडियोस्पोर फैल गए और फिर हर एक स्पोर से बन गया माइसीलियम। और इस तरीके से बेसिडियोमाइसिटीज की लाइफ साइकिल क्लियर होती है। आइए इनमें लिखी कुछ बातों को ध्यान में रखें। मशरूम, ब्रैकेट फंगी और पफ बॉल फंगी, दे ग्रो इन द सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्रीज, स्टम्प एंड लिविंग प्लांट बॉडी। ये भी हर जगह प्लांट में होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइट भी हो सकते हैं, हर तरीके से ये मौजूद होते हैं। स्मट फैलाते हैं, रस्टिंग करते हैं, ये सब फंगी के सिम्टम्स हैं जो आपको प्लांट में देखने को मिलते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, इनकी माइसीलियम में ब्रांच देखने को मिलेगी, बीच बीच में डिवीजन भी देखने को मिल रहा होगा। तो ब्रांच होते हैं और सेप्टेट होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मतलब इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते हैं, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल वाला वो वेजिटेटिव मेथड से होता है। मतलब इन्हीं के माइसीलियम टूट के गिरेंगे और नए माइसीलियम बन जाएंगे। टूट के गिरने वाला, दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन होगा इनके अंदर। क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन। द 6 ऑर्गन आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगैमी जो होता है वो इन्हीं हाइपा के थ्रू हो जाता है, उसमें एंथ्रीडिया और ये सारी चीजें मौजूद नहीं होती है। तो कोई भी सेक्स ऑर्गन इनके अंदर नहीं होता है, जबकि हमको एस्पोमाइसिटीज में देखने को मिला था। ठीक है। अबाउट फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव सोमैटिक सेल्स, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स, दोनों अलग अलग तरह के जीनोटाइप है क्योंकि दोनों अलग अलग तरह के हाइफी हैं। और फिर उन्होंने बना लिया एक बेसिडियम, फिर कैरियोगैमी हुआ, फिर मियोसिस हुआ। बेसिडियम जो बना था उन्होंने प्रोड्यूस किया बेसिडियोस्पोर, दैट इज अ बेसिडियम, इनके अंदर से बना बेसिडियोस्पोर और वो निकल के बाहर आ गए, दैट्स इट। द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, दैट इज गाइस। तो इसके बाद में अभी तक आपने जितने भी फंगी के बारे में देखा, ये सभी के सभी फंगी आपको जो देखने को मिले, ये सारे के सारे फंगी बिलोंग करते हैं आपके मेन ओरिजिनल फंगी के ग्रुप को। किस फंगी के ग्रुप को बेटा? ओरिजिनल फंगी के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ओरिजिनल फंगी का मतलब ये है जो ट्रू फंगस होते हैं वो इन्हीं 3 बेसिक कैटेगरीज में रखे जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक और ग्रुप की, तो उस ग्रुप का नाम है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज के मैक्सिमम जो फंगी होते हैं वो सेक्सुअल साइकिल शो नहीं करते हैं, उनके अंदर कोई भी अभी तक स्पोर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी भी उनमें से कई फंगी को जगह नहीं दी गई है। लेकिन जिन फंगी में जिस तरह के स्पोर डेवलप होते जाते हैं, हम उन फंगी को उस ग्रुप में रख सकते हैं। होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, लोगों तक शेयर करें। वीडियो थोड़ा जल्दी बना होगा तो सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें कि कहां पे किस पॉइंट में आपको डाउट है, और हो सकता है मैंने कहीं कहीं पे फंगी के जगह एल्गी वर्ड यूज कर दिया हो, तो उसको छोटी मोटी अगर मान लो मैं एरर को फिक्स कर पाऊं, ठीक है, नहीं तो आप लोग समझिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो चैनल से जुड़े रहिए, लोगों तक वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप एक नीट के एस्पायरेंट हैं और आप शुरू से तैयारी कर सकते हैं तो आप इस समय सबसे बेस्ट बुक परचेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशंस को पुख्ता करने के लिए, जिसके अंदर आपको मिलते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, साथ में 1 लाइनर टिप्स आपको मिल जाती है, 1 लाइनर नोट्स मिल जाती हैं। तो आप डेफिनेटली उस बुक को परचेज कर सकते हैं। उस बुक का नाम है विधान हैंडबुक बायोलॉजी। बुक की प्राइसेस काफी सस्ती हैं इस समय, तो आप ले सकते हैं विधान हैंडबुक बायोलॉजी को। तो विधान हैंडबुक बायोलॉजी की आप दोनों सीरीज को, दोनों वॉल्यूम को खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर। तो जाइए परचेज करिए, उसके अंदर हर टॉपिक में आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे। तक के लिए बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।